अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है और रेस्पिरेशन किन किन वेज़ में हो सकती है, जिसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो हमने बेसिक 2 स्टेप्स क्या देखे थे कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड और उसके बाद पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। यही चीज़ देखी थी ना, तो आज हम इसका डिटेल्ड प्रोसेस देखते हैं। जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, इसको हमने ये एक ही प्रोसेस है, मतलब एक सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलता रहता है, इसमें कोई स्टेप्स में ब्रेक नहीं आता। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को, कंप्लीट प्रोसेस को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सेकेंड इज क्रेब्स साइकिल। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, आप साथ में देखो। The whole mechanism is divided into 3 steps. The glycolysis. Lysis means breakdown and glyco means glucose, sugar. ठीक है, it is actually the break. छोड़ो, हम ऐसे लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ग्लूकोज into 2 molecule of pyruvic acid. ऐसा ही देखा था ना कुछ हमने कल। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ग्लाइकोलिसिस वाला, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। क्यों? क्योंकि इट डजंट नीड एनी ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, इसमें ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ऑक्सीजन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट है। ठीक है, ठीक। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, इसके साथ क्या जनरेट होता है? हमने कहा था जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके जो बॉन्ड्स हैं, CH बॉन्ड्स, उनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जब ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ब्रेक हो तो गए, ठीक है, तो साथ एनर्जी भी रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, सही। तो हमने एनर्जी मेंशन कर दी, ATPs मेंशन कर दिए गए। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना ग्लूकोज का, उसकी वजह से ATP भी जनरेट होगा। ठीक है, साथ में एक और एनर्जी का मॉलिक्यूल जनरेट होगा, NADH। ठीक है, तो NADH कौन सा मॉलिक्यूल है? पहले तो मैंने कहा था जब चैप्टर के स्टार्ट में, तो मैंने आपको बताया था, आप सोच रहे होगे कि मैम तो कह रही थी कि ATP इज़ द एनर्जी करेंसी। तो अब ये कहाँ से आ रहा है? ये भी तो आ रहा है ना साथ में, फोटोसिंथेसिस में भी हमने इसको मेंशन कर दिया। ये कहाँ से आ रहा है? ये क्या चीज़ है? एक हमने बताया कि एनर्जी करेंसी तो सिर्फ ATP होती है। सेल कैन यूज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP ओनली। तो NADH का क्या करेगा सेल? NADH क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? आप समझो कि अगर ATP कैश फॉर्म में एनर्जी है ना, तो NADH उसका चेक फॉर्म है। ठीक है, चेक क्या होता है? इनडायरेक्टली कैश ही होता है ना, इनडायरेक्टली। उसको हम चेक के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसे पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये याद रखो कि जो ATP है ये एनर्जी की करेंसी है। ठीक है, ये वो फॉर्म है जहाँ से एनर्जी डायरेक्टली यूज़ हो जाती है, डायरेक्ट यूज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो NADH, और बिल्कुल ऐसा ही एक मॉलिक्यूल आप और पढ़ोगे, FADH2, अभी पढ़ोगे इसके आगे, इसी रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में। ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों इनडायरेक्ट फॉर्म है, ये भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, लेकिन पहले इनको कैश कराना पड़ता है इनटू ATP, इन्हें ट्रांसफ़र कराना पड़ता है इनटू ATP। जब वो ATP में ट्रांसफ़र हुए तब वो एनर्जी की फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। जहाँ पे भी ये मेंशन होगा इट मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पे इसको ब्रेक करना है ना, हाई एनर्जी का बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने तो चाहिए भी होगी ना एनर्जी उसको ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे ATP यूज़ भी होता है। ये आपने याद रखना है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल
फोर्सली ब्रेक होता है बाय द यूज ऑफ एनर्जी, उसको ब्रेक किया जाता है इनटू पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो क्या प्रोड्यूस हुआ है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, साथ में एटीपी जनरेट हुआ, साथ में NADH प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इसको तो स्टोर रखे सेल अपने पास, क्योंकि अभी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे कितना जमा हुआ, कितना प्रॉफिट आया सेल के पास, कितनी एनर्जी आई, कितने चेक्स आए और कितना कैश आया, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये तो हो गया ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट। एक चीज़ और आपने मेंशन करनी है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये बॉडी के हर सेल में हो रहा होता है, उसके साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। स्टेप टू क्या है, द क्रेब्स साइकिल। ये जो स्टेप 2 था, इसकी डिटेल हमें क्रेब एक साइंटिस्ट ने दी थी, तो हम इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ये साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे हमने वहाँ नहीं पढ़ा था किसमें, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में, वो जो साइक्लिक फॉर्म थी कैल्विन साइकिल, ठीक है। इसी तरह क्रेब साइकिल भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी एनर्जी रिलीज भी होगी और वापस वो मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा, फिर से वो साइकिल चल पड़ेगा, ठीक। इसलिए इसको क्रेब साइकिल कहते हैं, ठीक। इसमें होता क्या है, अभी जो पायरुविक एसिड है ना, इसको और तोड़ना है, क्योंकि इसमें अभी CH बॉन्ड्स हैं और भी एनर्जी के बॉन्ड स्टोर हुए हैं, और तोड़ो और एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, टू एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ी सी एनर्जी और रिलीज करके, यानी NADH मॉलिक्यूल रिलीज करके वो 3 कार्बन कंपाउंड से 2C कंपाउंड में बन जाएगा, ठीक है। 2C कंपाउंड यहाँ पे जो है उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A। कोएंजाइम्स को ऐसे लिखते हैं, कोएंजाइम A, COA, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A ईच पायरुविक, यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जनरेट हुए हैं, तो आपने लिखना है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल is converted into 2 carbon compound called acetyl coenzyme, and this step also releases 1 molecule of NADH। इससे भी क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, देखो 2 कार्बन रह गए, कार्बन टूट चुका है यहाँ से, तो क्या प्रोड्यूस हुआ है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है क्रेब साइकिल में एंटर हो गया, नेक्स्ट स्टेप में एंटर हो गया, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड में 100% ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये फुली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। और क्योंकि यहाँ पे तो ये 2 कार्बन कंपाउंड था जिसमें 2 कार्बन जुड़े हुए थे, ये तो सिंगल कार्बन आ रहा है, क्या मतलब ब्रेक हुआ होगा बॉन्ड, जब भी बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो क्या और एनर्जी निकली होगी ना। तो कौन सी एनर्जी निकलती है क्रेब साइकिल में, ATP का मॉलिक्यूल प्लस NADH का मॉलिक्यूल प्लस FADH2 मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल जनरेट होंगे क्रेब साइकिल में, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया वो फुली। तो इस स्टेप में क्या चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीटली कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो अपने मेंशन करना है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, लेकिन क्रेब साइकिल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, क्या ये आपने मेंशन करना है। और देखो वो ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन देखो यहाँ पे हमें जो एनर्जी है वो 2 तरीके से मिली है, 2 फॉर्म में मिली है। ATPs भी जनरेट हुए हैं, वो तो ठीक है, वो डायरेक्ट करेंसी है, वो यूज़ हो जाएगी, लेकिन NADH FADH2 इनका क्या किया जाए, इनसे कौन ATP निकाल के देगा, इनको कौन यूजेबल फॉर्म में लेकर आएगा। तो लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इस स्टेप का क्या काम है, जस्ट टू कैश दीज फॉर्म ऑफ एनर्जीज इनटू ATP, ठीक है। तो जितने भी NADH बने हैं,
FADH2 बने हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे सेल के अंदर। वो क्या करेंगे, इस NADH मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, ये Hb छीन लेंगे ताकि इसके अंदर से एनर्जी जो स्टोर हुई है ना वो रिलीज हो सके। ये Hb निकाल लेंगे इसमें से, साथ में साथ इसमें से इलेक्ट्रॉन भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन में। ठीक है, वो क्या करेंगे, NADH और FADH2 सॉरी, इन दोनों से क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स दोनों इनसे ले लेंगे। जब ये दोनों इनसे लूज होंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के को वो ट्रांसफ़र करेंगे, यानी एक मॉलिक्यूल नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस ट्रांसफ़र की फॉर्म में हर स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। चेन मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी एक पिछले से ले रहा है और नेक्स्ट को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे स्टेप में, हर स्टेप में जब इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफ़र होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, फिर नेक्स्ट के पास ट्रांसफ़र होगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, फिर नेक्स्ट के पास ट्रांसफ़र होगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और इससे क्या मिलता है, ऑल NAD एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑल ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक। अब हम लास्ट टॉपिक है आपका एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं तो कितने सारे स्टेप्स में ATP निकला, फिर वो जो नेक्स्ट ATPs थे वो NADH थे वो भी ATP में कन्वर्ट हुए। तो हमने फाइंड करना है कि जब एक दफ़ा रेस्पिरेशन होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इस प्रोसेस से गुजरता है, तो उस एक मॉलिक्यूल से कितने ATPs जनरेट होते होंगे। ठीक है, तो हम एनर्जी बजट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबके लिए यहाँ लिखते हैं, जब ग्लाइकोलिसिस हो रही थी तो हमने क्या किया था, एक ATP यूज़ किया था ना एक बार, है ना, तो वो असल में 2 ATPs यूज़ होते हैं टू ब्रेक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हुई यानी ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इनटू पायरुविक एसिड, लेकिन ख्याल रखना है कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने थे, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उनमें से हर एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में से गुजरा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरा। सेकेंड पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल भी क्रेब्स साइकिल से गुजरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से निकला। ठीक है, तो क्या होगा, इस स्टेप में 2 ATP यूज करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया गया था, लेकिन जब ये ब्रेक हुआ था तो इसने क्या प्रोड्यूस किए थे, यहाँ लिखते हैं। जब ये जो प्रोसेस हुआ था तो इसने क्या किया था, 2 ATPs जनरेट भी किए थे। ठीक है, 2 ATPs यूज किए थे तो फिर 2 ATPs जनरेट भी किए थे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है उसने 2 ATPs जनरेट किए। ठीक है, आगे देखते हैं हम, यहाँ से 2 हो गए, एंड पे इसको सम करेंगे। अब पायरुविक एसिड के साथ क्या हुआ था, क्रेब्स साइकिल में गया था ना ये, उससे पहले क्या हुआ था, ये एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हुआ था। तो जब कन्वर्ट हुआ था तो मैंने कहा था कि उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हुई थी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ लिखते हैं NADH। ठीक है, तो एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, एक NADH प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ कितने थे टोटल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, 2 प्रोड्यूस हुए थे ना, तो दोनों ही स्टेप से गुजरेंगे, तो ओवरऑल 2 NADH प्रोड्यूस होंगे इस स्टेप में। ठीक है, इसके बाद आएगी क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में हमने क्या लिखा था, ATP NADH FADH2। तो जब एक बार क्रेब्स साइकिल रन होती है, यानी एक मॉलिक्यूल के लिए रन होगी, तो क्या होगा, एक ATP जनरेट होगा, एक NADH जनरेट होगा और एक ही
FADH2 जनरेट होगा एक बार क्रेब्स साइकिल रन होने के लिए। लेकिन यहाँ तो 2 पायरुविक एसिड थे, 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम बना होगा, 2 बार क्रेब्स साइकिल रन हुई होगी, तो ये सब भी तो डबल हो जानी चाहिए ना। 2 ATP 2 NADPH NADH 2 FADH2। ठीक है, अब हम देखते हैं जो एक बार क्रेब्स साइकिल रन होती है उसमें 3 NADH2 निकलते हैं, तो 2 टाइम्स ये रन होगी तो क्या होगा 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 हो जाएगा NADH। तो ये आपने याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP जनरेट होंगे, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इंटू एसिटाइल कोएंजाइम एंड प्रोड्यूसेस 2 NADH। उसके बाद क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस 2 ATPs 6 NADH एंड 2 FADH2। ठीक है, अब क्या करें, प्रोसेस खत्म हो गया है ना। एंड पे तो ये नहीं, हाँ एंड पर यही था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या था, फर्दर इस चीज़ की ब्रेकडाउन नहीं थी, जस्ट इनका कैश कराना था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मैं ऐसे शो कर देती हूँ ETC, मैं ऐसे शो कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो हम इन सारी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करेगी, ये जो NADH जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इन सबको कन्वर्ट करेगी। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया, ग्लाइकोलिसिस में ATP और NADH दोनों बने थे। याद रखना है आपने इन सबको कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने प्रोड्यूस हुए थे। तो क्या होगा, ये वाला NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसे कैश कराएगी। तो क्या होगा, आप ये याद रखेंगे कि 1 NADH gives 2 ATPs and 3 ATPs and 1 FADH2 molecule gives 2 ATPs। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। जब एक NADH मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है तो इट प्रोड्यूसेस 3 ATPs, जब एक FADH2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है इट प्रोड्यूसेस 2 ATPs। तो हम इसको कैश कराने गए हैं तो हम भी तो इसी तरह से इसको कैश करेंगे। ठीक है, तो 2 NADH 1 से 3 प्रोड्यूस होते हैं, 2 से कितने होंगे 6। ठीक है, ये क्या है, ये भी NADH2 है, इसे भी कन्वर्ट कर दो। कितने होने चाहिए, 2 हैं, 1 से 3 होता था तो 2 से 6 होने चाहिए, 6 ATPs मिल गए इससे भी हमें। और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 2 ATP। ठीक है, इधर से कितने आए थे, ये 2 ATPs आ रहे थे। सबको सम करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब ये वाली इसकी बारी आई, NADH 6 NADH है, एक NADH से तो 3 निकलते हैं, तो 6 से कितने निकलेंगे, 3 को भी 6 टाइम कर देते हैं ना, तो 18। ठीक है, FADH2 2 टाइम्स है और एक FADH2 से डबल ATP निकलता है, तो 2 से कितना होगा 4, तो 4 ATP इससे बन गए। तो क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेकर इतने सारे ATP जनरेट हुए, कितने बनते हैं, सबको ऐड कर दें, कितने बनेंगे 2 4 10 16 20 38 ATPs टोटल जनरेट हुए हैं। लेकिन हमने तो कहा था ग्लाइकोलिसिस 2 कंज्यूम भी करता है, यानी इतना हमारा खर्चा भी तो आया इसके ऊपर, 2 ATP खर्च भी तो हुए सेल के। ठीक है, तो इसमें से वो माइनस करो, तो 36 ATPs आर ओवरऑल जनरेटेड बाय 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है,